फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू गेन करी जा सकती है। इकोनॉमिकली फीजेबल है, मतलब हम आर्थिक रूप से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, मतलब कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रिसोर्स, वो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक रिलेशनशिप इंटरेक्ट करती है, मतलब एक रिलेशनशिप बनाती है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो ह्यूमन्स बींग होते हैं वो नेचर से कनेक्ट रहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू वो नेचर से कनेक्ट रहते हैं और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो नेचर से कनेक्ट रहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और उन जो नेचर से वो जो चीज़ें गेन करते हैं उनको इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स। ठीक है। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। क्या आप समझते हैं कि रिसोर्स नेचर का फ्री गिफ्ट है? दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज दैम। क्योंकि जो रिसोर्स हैं वो नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू गेन करते हैं और उन चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारे यूज़ आ सके। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग भी एक रिसोर्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्स को कुछ पार्ट्स में क्लासीफाइड करा गया है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national and international, on the basis of status of development, potential development, stock and reserve। ठीक है। इसका मतलब कि ऑरिजिन के बेस पे बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और लिविंग भी है, एबायोटिक वो जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है बट लिविंग नहीं है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो सकती है या नहीं, तो उसके बिहाफ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब कि जो दोबारा से क्रिएट करी जा सके, अगर एक बार ख़त्म हो गई है तो दोबारा से क्रिएट करी जा सके, जैसे विंड एनर्जी, सनलाइट, सोलर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल जो मतलब कि एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा से क्रिएट नहीं करी जा सकती, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे फॉसिल फ्यूल और कोयल। ठीक है। अब ऑनरशिप के बेस पे क्या है? ऑनरशिप के बेस पे है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब जैसे हमारे घर हो गए, ठीक है। कम्युनिटी जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, पुलिस स्टेशंस, पार्क। नेशनल में भी हमारे पार्क आ जाते हैं और बड़े स्कूल्स, बड़े हॉस्पिटल्स। इंटरनेशनल में जैसे समुद्र वगैरह, ये सब इंटरनेशनल में आते हैं। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे क्या चीज़ें हम डिवाइड करते हैं? पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ
रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन है, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्स होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इसकी क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना जाता है कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो कभी कभी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस तरीके से इसका यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है। वो हैं फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ अ फ्री इंडिविजुअल। मतलब कि जब भी कोई अपनी लालच को बढ़ाने के लिए रिसोर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देता है, तब रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो जाता है, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। सेकंड है accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments, which is haves and haves not, rich and poor। मतलब कि अगर हम रिसोर्सेज का ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तो ये जो रिसोर्स है सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ हैव्स एंड हैव्स नॉट। मतलब किसी के पास रिसोर्स हैं, किसी के पास नहीं है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। अगर हम रिसोर्स का ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं, अनबैलेंस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो इससे कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। मतलब कि अगर हम रिसोर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, अगर हम रिसोर्स को इक्वली यूज़ करते हैं और एक बैलेंस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड हो जाएगी और इससे ग्लोबल पीस भी बना रहेगा। ठीक है, if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger। अगर रिसोर्सेज का डिप्लेशन इसी तरह होता रहा तो जो हमारा प्लैनेट है उसका फ्यूचर डेंजर में भी आ सकता है, मतलब खतरे में भी आ सकता है। हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे तरीके के ग्लोबल क्राइसिस भी अराइज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबल इकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। Sustainable economical development means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation। Sustainable development का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिससे ना कोई environmental डैमेज हो, और अगर ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इससे किसी भी तरीके का फ्यूचर जनरेशन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब कि फ्यूचर में रिसोर्स की कोई कमी ना पड़े, इस तरीके से डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992, मतलब कि 1992 में रियो दी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट इन रियो दी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। मतलब 1992 को जून में 1992 को 100 से भी ज़्यादा स्टेट के हेड्स रियो दी जेनेरियो में मिले थे, एक उनकी फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट के लिए। ठीक है, द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग
urgent problem of environment protection and socio-economical development at the global level. इस समिट में उन्होंने क्या फैसला किस चीज़ के बारे में चर्चा करी? उन्होंने इस समिट में चर्चा करी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि उनके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इस अर्थ समिट में चर्चा करी। ठीक है। दे असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. इस मीटिंग में क्या हुआ था? उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करी। अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज़ करना है इसके बारे में उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन करी। ठीक है। और इसमें उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाने की बात करी। ठीक है। एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNDC विच टुक प्लेस एट रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील। ये जो एजेंडा 21 है ये 1992 में अपनाया गया था बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ब्राज़ील में रियो दी जेनेरियो में। इसका एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना और इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जो ग्लोबल डैमेज है, मतलब जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको कम करना, पॉवर्टी को कम करना, बीमारियों को कम करना। ठीक है। और सभी लोगों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मेन एम था। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। और इसका मेन एम क्या था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना एक लोकल एजेंडा 21 बनाए। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resource. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in availability of resource. Resource planning मतलब कि किसी भी रिसोर्स को एक प्लान्ड वे में यूज़ करना, और ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है। There are regions which are rich in certain type of resource but are deficient in some other technology. मतलब कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रिसोर्स में तो बहुत ज़्यादा फुलफिल हैं लेकिन कुछ रिसोर्स में उनके पास कमी है। There are some regions which can be considered self-sufficient in term of ability of resource and there are some regions which have acute shortage of some vital resource. कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन कुछ रीजन्स, कुछ जगह ऐसी हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में रिसोर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स। मतलब कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इनमें कोल मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। अब द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्स। जैसे राजस्थान है उसके पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन जो उसके पास वाटर रिसोर्स है उसकी कमी है। ठीक है। द कोल्ड एंड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द country. It has very rich culture heritage but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals. जैसे कि लद्दाख जो कि लद्दाख की कंट्री है जो कि उसके पास कल्चर हेरिटेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की और वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। दिस कॉल्स बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल स्टेज, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
हो जाती है। ठीक है, अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब कि रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी जगह के किसी भी कंट्री में रिसोर्स के आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, मतलब कि रिसोर्स कैसा है और क्या है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें रिसोर्स को जानना होता है, अच्छे से उसका सर्वे करना होता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को देखना होता है। ठीक है, उसके बाद उस रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखना होता है और उस रिसोर्स को मेज़र करना पड़ता है कि वो कितनी जगह में कितना फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या हो जाती है, involving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institution set up for implementation resource development plans। दूसरा, हमें उस रिसोर्स के आसपास टेक्नोलॉजी को भी सेटअप करना पड़ता है ताकि रिसोर्स को गेन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तीसरा क्या होता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तीसरे में हमें जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना पड़ता है। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5 year launched after independence। जो इंडिया है वो रेगुलरली कंसर्न कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है एक रिसोर्स प्लानिंग गोल को गेन करने के लिए पिछले 5 साल से। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए हमें वहाँ पर रिसोर्स का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, बट mere availability of resource in the absence of corresponding change टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हाइंडर डेवलपमेंट। लेकिन रिसोर्स के चलते हम टेक्नोलॉजी को और इंस्टीट्यूशंस को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। There are many regions in our country that are rich in resource, but these are included in economically backward regions। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, वन द कंट्री दैट देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है बट वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इंडेवर्स। मतलब पहले के टाइम पे जो कॉलोनाइजेशन हुआ था वो भी यही बताता है कि जो रिसोर्स है, मतलब कि पहले के टाइम पर जो रिच रिसोर्स कॉलोनीज थी, ऐसी कॉलोनी जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स थे, वही मेन अट्रैक्शन थी फॉरेन इन्वेडर्स के लिए, मतलब फॉरेन लोगों के लिए। It was primarily the high level of technological development of the colonized country that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy of the colony। लेकिन जो फॉरेन के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मात्रा में थी, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ से रिसोर्स को गेन करा और अपनी कंट्री में जाकर उस रिसोर्स को सेटअप कर लिया। इसी वजह से वो हमारे यहाँ पर सुपरमेसी, अपनी पावर को जमा पाए। Therefore, resource can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional change। इसलिए रिसोर्स तभी यूज़फुल हो सकते हैं जब हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो और हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल हो, तभी रिसोर्स यूज़फुल कहलाएंगे, वरना वो यूज़फुल हमारे लिए नहीं कहलाएंगे। India has experienced all these different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and historical expression of the people।
इंडिया में पहले के टाइम पे जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तब ये कंडीशन अराइज हुई थी कि इंडिया के पास रिसोर्स तो बहुत भारी मात्रा में थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है उसमें इंडिया बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करता था। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की भी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्स को कंजर्व करना, रिसोर्सेज को बचाना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट irrational consumption and over utilization of resource may lead to socio economic and environmental problems। लेकिन अनबैलेंस तरीके से रिसोर्स का यूज़ करना और ज़्यादा यूज़ करना रिसोर्स की कमी का कारण बन सकता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी अराइज कर सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि रिसोर्स कंजर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो और रिसोर्स की हमारे पास कमी ना पड़े। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पास्ट टाइम में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग द हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड। पहले के टाइम पे जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई। उन्होंने कहा देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, मतलब कि सभी की ज़रूरतों के लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी की लालच के लिए, किसी की लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है। He plays the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion and global level. He was against mass production and wanted to replace with production by mass। इसलिए उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, क्योंकि इसकी वजह से रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता था एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, और वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, बल्कि प्रोडक्शन बाय मास के वो प्रोडक्शन बाय मास चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि जितने लोग हैं उतना प्रोडक्शन हो, ये ना हो कि जितना प्रोडक्शन है उतने लोग होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया, उसमें लिखा है एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1966। Subsequently in 1940 Gandhian philosophy was once again presented by Scumber in his book Small is Beautiful। मतलब कि ये जो गांधी जी की फिलोसॉफी थी प्रोडक्शन बाय मास, ये 1974 में दोबारा से रिपीट करी गई बाय स्कम्बैकर। ठीक है, उनकी बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। मतलब स्कम्बैकर एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसमें उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी को, प्रोडक्शन बाय मास को दोबारा से रिपीट करा था। ठीक है, द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल वॉज मेड बाय द ब्रनटेल्ड Commission Report 1987। This report introduced the concept of sustainable development and advocated it is as means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। Another significant contribution was made by Earth Summit at Rio de Janeiro in 1992। मतलब कि 1987 में एक कमीशन रिपोर्ट निकाली गई, जिस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जिक्र करा गया। इसके बारे में एक बुक में लिखा आवर कॉमन फ्यूचर। इस बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं लैंड रिसोर्स पे। मतलब कि रिसोर्स का एक टाइप है लैंड रिसोर्स। ठीक है, लैंड मतलब ज़मीन जो है वो रिसोर्स के रूप में कैसे यूज़ करी जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पर रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं।
We will perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. जो लैंड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स भी है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में. जैसे कि ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है और इस पर हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड के थ्रू ही करा जाता है. ठीक है. However, land is an asset of finite magnitude. It is important to use the अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसको हम बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से यूज़ करें, एक केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करें. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड. इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और वो बहुत ज़्यादा वैरायटी की है, जैसे कि माउंटेन्स के रूप में है, प्लेट्यू के फॉर्म में है, प्लेन्स की फॉर्म में है और आइलैंड की फॉर्म में है. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन. इंडिया में 43% लैंड एरिया है जो कि प्लेन है. विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. मतलब कि प्लेन एरिया पे हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं. माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर परमानेंट perennial flow of some rivers, provide facility of tourism and ecological aspect. मतलब कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में 30% माउंटेन रीजन है जो कि रिवर्स के फ्लो को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और टूरिज़म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्रीज प्लेट्यू रीजन. हमारी कंट्री में 27% प्लेट्यू रीजन है. इट पोजेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजर्व मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट. ठीक है. अब लैंड यूटिलाइजेशन एक टॉपिक है, मतलब कि जो लैंड है, ज़मीन है, उसको यूटिलाइज कैसे करा जाता है, यूज़ कैसे करा जाता है. लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. फर्स्ट, फॉरेस्ट. मतलब लैंड को हम फॉरेस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं. मतलब ज़मीन जो होती है उसमें हम फॉरेस्ट भी बना सकते हैं, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं. और सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. ऐसी लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसको हम बेरन एंड वेस्ट लैंड कहते हैं. मतलब कि ऐसी लैंड जो वेस्ट है कुछ टाइम के लिए. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज etc. ऐसी लैंड जिस पर कल्टिवेशन नहीं करी जाती, एग्रीकल्चर नहीं करी जाती, उस पर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं और फैक्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडेड फॉलो लैंड. जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, मतलब जिनको पर्टिकुलर टाइम के लिए कल्टिवेट ना करा जाए, उस पर एग्रीकल्चर ना करी जाए, उसको हम पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब जो हमारे पशु होते हैं उनके चारे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सेकंड, हम उस पर ट्रीज़ भी ग्रो कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी ग्रो कर सकते हैं. और थर्ड, हम उसको एज अ वेस्ट लैंड भी छोड़ सकते हैं 5 सालों के लिए या फिर 5 साल से ज़्यादा भी. फोर्थ, जो हमारी फैलो लैंड्स होती है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं. फैलो लैंड्स क्या होती हैं, जो कि कल्टीवेशन, जिस पर कल्टीवेशन ना करा गया हो पिछले 1 साल से या फिर 1 साल से भी ज़्यादा से. ठीक है. और अदर जो करंट फैलो लैंड्स होती हैं उन पर 1 या 5 साल तक एग्रीकल्चर नहीं करी जाती है. ठीक है. और फिफ्थ होती है नेट्स ऑन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप आर सोन हार्वेस्टेड इज नॉन एज नेट्स ऑन एरिया. नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, जिसमें कि ऐसा लगे कि जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट होने वाली है, मतलब कि कटने वाली है, उसको हम नेट्स ऑन एरिया कहते हैं. ठीक है. अब एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नॉन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. ऐसा एरिया जहाँ पर 1 साल में 1 से भी ज़्यादा बार क्रॉप्स उगाई जाए उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं. ठीक है.
अब इंडिया में लैंड को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। मतलब कि हमारे इंडिया में लैंड को कैसे यूज़ करा जाता है, ये उसके फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी, उसका क्लाइमेट और लैंड का जो सॉइल है वो किस टाइप की है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर पे भी, जैसे ह्यूमन फैक्टर कैसे हो गए, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और कल्चर ट्रेडिशन, इन पर निर्भर करता है कि जो लैंड है उसको किस तरीके से यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया में जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली 93% of total geographical area because the land use reporting the most north state except Assam has not been done fully। लेकिन हमारे पास जो लैंड यूज डाटा है वो सिर्फ 93% है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे असम, उसकी जो लैंड है वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं करी जा रही है। मोर एवर सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड। और जो जम्मू कश्मीर का इलाका है जो कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर आता है, वहाँ का भी सर्वे पूरी तरीके से नहीं करा गया है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 93% डाटा है लैंड यूज़ रिपोर्ट का। अब द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। मतलब कि ऐसी लैंड जिस पर परमानेंटली चारा, गाय को चारा खिलाया जाता था वो भी कम होती जा रही है। इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है कि हम अपने जो कैटल पॉपुलेशन है उसको पॉस्चर कैसे करेंगे, उसको खाना कैसे खिलाएंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड आर आइदर पुअर क्वालिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। मतलब कि ज़्यादातर जो लैंड है वो पुअर क्वालिटी की भी है जिसकी वजह से वो चारे लायक नहीं रह पाती है। Hence, these land are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if they are included in the nets on area, the percentage of nets on area in India come to about 54% of the total reporting area। इसलिए जो हमारे इंडिया में लैंड है उसको 2-3 सालों में 1 से 2 बार कल्टिवेट करा जाता है, और हमारे इंडिया में जो नेट्स ऑन एरिया है वो है टोटली 54%। द पैटर्न ऑफ द नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जो नेट्स ऑन एरिया है इंडिया में वो वेरी करता है वन स्टेट टू अनदर। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश एंड अंडमान निकोबार। मतलब पंजाब और हरियाणा में जो नेट्स ऑन एरिया है वो है 80%, और अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इसमें जो नेट्स ऑन एरिया है वो 10% से भी कम है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। मतलब हमारे कंट्री में जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें 33% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, एज इट वॉज आउटलाइन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जो कि 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू बताया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए। मतलब कि जो हमारी नेचुरल बैलेंस है उसको बनाने के लिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंग्स ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। मतलब कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो किसी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज इंक्लूड सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री, ETC। मतलब हमारे इंडिया में जो नेट्स ऑन एरिया है, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं करी जा रही है, जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया है उसको
हम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड बनाने के लिए, रेलवेज़ बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ की सेटलमेंट के लिए। ठीक है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर एंड कंजर्व मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। मतलब कि लैंड को कंटिन्यूसली यूज़ करना, उसको मैनेज करे बिना और उसको कंजर्व करे बिना, ये लैंड डिग्रेडेशन का भी कारण बन सकता है। इसलिए दिस इज़ इन टर्न हैज़ सीरियस रिस्पेक्ट ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लैंड को कंजर्व करके रखें और उसको बैलेंस करके रखें। ठीक है। अब आ जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब कि जो लैंड डिग्रेडेशन है, जो ज़मीन घटती जा रही है वो, और इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद सम द फ्यूचर जनरेशन टू। हमने अपनी लैंड को पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर करा था और एज वेल एज हम उसको फ्यूचर जनरेशन के भी साथ शेयर करेंगे। ठीक है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। मतलब कि हमारी 95% जो नीड है, हमारी जो बेसिक नीड है, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथ, ये हम लैंड से ही फुलफ़िल करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पीस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट कॉज डैमेज ऑफ लैंड। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग मतलब कि जो पशु पक्षियों को ज़्यादा चारा खिलाना, माइनिंग मतलब खुदाई एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूट, मतलब ये सारी चीज़ें लैंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉज है। मतलब लैंड डिग्रेडेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है। अगर हम ज़्यादा ओवरग्रेजिंग करेंगे, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है। ठीक है। माइनिंग साइट्स आर अबॉन्डेड आफ्टर excavation work is complete, leaving deep scars and trace overburdening in state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforestation due to mining have caused severe land degradation। मतलब कि कुछ कंट्री जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पर माइनिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो माइनिंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवरग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ओवर इरिगेशन लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। ठीक है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलकाइट एंड सोपस्टोन ऑफ सरमेकी एंड इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो लाइमस्टोन बनाती हों सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, और कैलकाइट, सोपस्टोन फॉर सरमाइन इंडस्ट्रीज़। ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो लाइमस्टोन बनाती है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, कैलकाइट और सोपस्टोन बनाती हैं सेरामिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये बहुत ज़्यादा धुआं जनरेट करते हैं जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। जब ये धुआं पानी में मिल जाता है तो ये ज़मीन में मतलब धूल में बैठ जाता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री और पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन का कारण बना है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंस। मतलब कि एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को उगाना और
ओवरग्रेजिंग को कम करना, मैनेज करना लैंड डिग्रेडेशन से बचाव का तरीका है। और शेल्टर बेल्ट्स लगाना मतलब प्लांट्स को लगाना, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना और इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना, ये भी लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, माइनिंग एक्टिविटी का प्रॉपर मैनेजमेंट और जो डिस्पोजल होता इंडस्ट्री से जो डिस्पोजल डिस्चार्ज होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम सॉइल एज अ रिसोर्स से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।